हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा चैप्टर 1 जो था और यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है दैट इज़ स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ एंट्रोपी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में एंट्रोपी के बारे में हम लोग जानेंगे। एंट्रोपी क्या होता है, इस सिस्टम को किस तरह से इफेक्ट करता है, सिस्टम में इसका रोल क्या है, एंड अदर जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहने वाला है इस सीरीज का। तो देखो, एंट्रोपी क्या है। द टर्म एंट्रोपी, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी को हमेशा एस से डिनोट किया जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉडलॉफ जे क्लॉसिस इन 1854। It is the extent of disorder or you can say randomness in a system। अगर सिस्टम में रैंडमनेस है और डिसऑर्डर है, उसको क्या बोला जाता है, एंट्रोपी। एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच मेजर करेगा डिसऑर्डर, नहीं तो रैंडमनेस इन अ सिस्टम को मेजर करेगा। बेसिकली ये सिस्टम का रैंडमनेस और डिसऑर्डर को मेजर करता है। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू डिस्क्राइब द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ दिस सिस्टम टू अटेन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का, ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, क्योंकि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, वो खुद को मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट और इक्विलिब्रियम सिस्टम को अचीव करने के लिए जो भी आपका उसका जो नेचुरल टेंडेंसी होता है सिस्टम का, ठीक है, तो उसको वो डिस्क्राइब करता है कौन, एंट्रोपी। सो इट इज अ स्टेट फंक्शन। याद रखोगे, हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है। ओके, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, याद रखोगे। लाइक एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये वाला, ये जो टर्मिनोलॉजी है एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी ऑल आर स्टेट फंक्शन, यानी कि स्टेट पे डिपेंड करते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेंगे। ओके, पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, ओनली स्टेट, वो भी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में डिपेंड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे, यानी कि डेल्टा एस, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, एस फाइनल स्टेट में कितना था माइनस एस इनिशियल स्टेट में कितना था। ठीक है, हमेशा याद रखोगी जब भी तुम पर्टिकुलरली इन फिजिक्स, ओके, तो जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे एनी आपका टर्म का, जैसे कि यहाँ पे हो गया एंट्रोपी का डिफरेंस, तो हमेशा फाइनल से इनिशियल को ही माइनस करना है। ठीक है। व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, अगर हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस अगर है, तो उसका डेल्टा एस क्या हो जाएगा, कि हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट हो जाएगा। ओके, एंड याद रखो कि फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, जो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्यू बाई टी के बराबर होता है, वो भी इक्विलिब्रियम में। ठीक है, यहाँ पे क्यू आपका हो गया अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट टेम्परेचर टी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको याद रखोगे। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी के बराबर इन अ इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास डेल्टा एस का वैल्यू जो है क्यू बाई टी है, तो इसका यूनिट्स वगैरह तो होगा। तो एसआई यूनिट्स जो आएगा, क्यू यानी कि हीट, जूल पर केल्विन आ जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, एंड सीजीएस में इसका आ जाएगा ऑर्ग पर केल्विन, ऑर्ग पर केल्विन। एंड इसका जो एंट्रोपी का नॉन एसआई यूनिट जो है, यानी कि ई एस यू
एंड सॉरी, इसका क्या हो गया, और नॉन एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी यूजुअली डिनोटेड एज EU इक्वल्स टू 1 कैलोरी पर केल्विन, यानी कि 4.18 जूल केल्विन इनवर्स। ओके, इसको याद रख सकते हो, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज जूल पर केल्विन, नहीं तो CGS पे और पर केल्विन। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एंट्रोपी का, जैसे कि फर्स्ट वन देखो, इन अ साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि टोटल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। द क्वेश्चन अराइजेस वेयर द अनयूज्ड हीट हैज गॉन, तो हीट कहाँ गया, क्योंकि हमारे पास टोटल हीट जो है साइक्लिक प्रोसेस में वो टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। सो यहाँ पे जो आंसर है कि व्हेन द हीट इज सप्लाइड टू अ गैस, only the collisions with the face of the piston pushes the piston upward and brings about expansion of the gas. The collision of gas molecule with each other and with the container results in loss of heat. तो यहाँ पे ही लॉस हो गया, जो मॉलिक्यूल्स था गैस का वो खुद में ही कोलिजन कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे एंड ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, है कि नहीं। इस कोलिजन के वजह से लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है। Since a fraction of heat has been lost only because of random motion of gas molecule के random motion की वजह से भी हीट लॉस हो रहा है, कैन कोरिलेट द इंक्रीज इन रैंडमनेस। तो यहाँ पे रैंडमनेस ही इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है अगर हम उनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो उनका मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो मोशन में आ जाएंगे तो रैंडमनेस सिस्टम का बढ़ जाएगा और डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा सिस्टम का। सो हम लोग बोल सकते हैं कि एंट्रोपी विथ अनअवेलेबल वर्क, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखो, व्हेन अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब एक लिक्विड क्या होता है बॉयल होना स्टार्ट होता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल होल ऑफ इट्स, जब वो क्या होगा कि उसका जो होल वाटर रहेगा वो कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, वेपर में, थ्रू द हीट इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली। जब तक हम लोग हीट सप्लाई करेंगे वो क्या होगा, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। वो जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहेगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस तक कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ रहा है कि वाई द टेम्परेचर एट द बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट क्यों रहता है, वेयर द हीट बिगिंस यूटिलाइज्ड। ओके, तो इसका आंसर देखो, इफ वी कंसिडर द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन द लिक्विड एंड वेपर स्टेट एट अ गिवन टेम्परेचर, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो लिक्विड स्टेट है दैट इज मोर ऑर्डर्ड रहेगा देन द वेपर स्टेट, क्योंकि वेपर स्टेट में क्या हो जाएगा, मोर रैंडमनेस आएगा। गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ रैंडम डायरेक्शन, इसके वजह से उसमें ज़्यादा डिसऑर्डर आएगा। तो अगर हम लिक्विड एंड वेपर स्टेट को कंसिडर करेंगे तो लिक्विड स्टेट्स आर मोर ऑर्डर्ड, ठीक है। अगर इन अदर वर्ड्स में हम लोग बोले कि वेपर स्टेट is random or disorder. Okay, to disturb the regular arrangement in liquid state, some work more done. This work done on the system increases the randomness but not the temperature of the boiling point. Since at the boiling point there is more randomness in the vapor phase than the liquid, we can say that entropy of the vapor is greater than the liquid. इसी वजह से randomness की वजह से आपका क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ द वेपर, वेपर का एंट्रोपी ज्यादा रहेगा, क्योंकि वेपर का रैंडमनेस ज्यादा है, वेपर का डिसऑर्डरनेस ज्यादा है। इसी वजह से जो वेपर का एंट्रोपी रहेगा वो ज्यादा रहेगा देन दैट ऑफ लिक्विड। सो आर्ग्यूइंग
on the same line we can say that entropy of the liquid is greater than the entropy of the solid. तो इन जनरल क्या होता है कि सबसे ज्यादा होता है वेपर का, उसके बाद लिक्विड, एंड सबसे कम होता है किसका, सॉलिड का, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, और यू कैन से कि एंट्रोपी। तो इसी वजह से जो भी जो टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट का, वो इसी वजह से क्या होता है कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसी वजह से कांस्टेंट रहता है। ओके, ऑल्सो यहाँ पे याद रखोगे, द मोर हीट द सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा द मोर डिसऑर्डर इट बिकम्स और देयर इज ग्रेटर इंक्रीज इन एंट्रोपी। जब हम ज़्यादा उसको हीट देंगे, जितना ज़्यादा हीट देंगे उसमें रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस उतना ही बढ़ेगा। सो इफ हीट इज absorbed at low temperature, it becomes more disorder than when the same amount of heat is added at higher temperature. So this is in accordance with this particular equation. ठीक है, इसका मतलब आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जित यहाँ पे डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, सॉरी आपका अमाउंट ऑफ हीट को। तो जितना भी हम लोग अमाउंट ऑफ हीट को ज़्यादा करेंगे उतना ही रैंडमनेस बढ़ेगा और डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का दिया गया है। तो एरो आपका रहा है किस तरफ, टुवर्ड्स राइट साइड, यानी कि इंक्रीजिंग डिसऑर्डर और इंक्रीजिंग एंट्रोपी। सॉलिड का सबसे कम, लिक्विड इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस का जो एंट्रोपी है दैट इज मोर, ओके, देन दैट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। नेक्स्ट, इसका स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन क्या होता है एंट्रोपी का। ओके, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। तो यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन एंट्रोपी का क्या होगा, अ थर्मोडायनामिकल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बोथ थर्मोडायनामिकली भी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑल्सो स्टैटिस्टिकली भी। तो थर्मोडायनामिकली अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। कॉल्ड थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स इन सबको बोला जाता है। ये सब हमारे पास जो भी टर्म्स आप लोग देख रहे हो, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी, ऑल आर थर्मोडायनामिकल वेरिएबल। ठीक है, अगर हम सिस्टम को थर्मोडायनामिकली डिस्क्राइब करेंगे, इन 1896 में बोल्ट्जमैन इंट्रोड्यूस अ न्यू थर्मोडायनामिक क्वांटिटी जो कि है एंट्रोपी, विच प्रोवाइड अ रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में, थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ थर्मल सिस्टम में जो रिलेशन दे रहा था। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम इज रिलेटेड टू द थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि डब्ल्यू के बराबर है फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है, द वैल्यूज ऑफ बोथ थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। डब्ल्यू भी मैक्सिमम अचीव करेगा, एंट्रोपी भी मैक्सिमम को अचीव करेगा। सिंस द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज वेरी लार्ज, इट कन्वीनियंट टू डील विथ लॉग डब्ल्यू रैदर देन डब्ल्यू। तो ये वाला पार्ट के बाद जो कि आपका डब्ल्यू का वैल्यू हमको कंसिडर क्या करना है, लार्ज कंसिडर करना है, इसी वजह से हमें लॉग डब्ल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा रैदर देन डब्ल्यू। इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू यू कैन कंसिडर लॉग डब्ल्यू, बिकॉज डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या है, बहुत लार्ज है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से क्या है कि ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी बी। ओके, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी बी। यहाँ पे भी आपका जो वॉल्यूम है दैट इज कांस्टेंट। अगर भी कांस्टेंट है, अगर आपका v कांस्टेंट होगा तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं dv के कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा।
तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप dv के जगह पर अगर 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू के बराबर, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू के बराबर। इसको याद रखोगे, हमें इक्वेशन एक मिल गया, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू के बराबर। ठीक है, ओके। तो उसके बाद कि हमें पता है सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड इन्फाइनेटसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा कि गिवन टू द सिस्टम, तो उसमें क्या हो जाएगा कि हेंस इट विल ब्रिंग इन्फाइनेटसिमली स्मॉल चेंज उसमें आएगा। जब हम इन्फाइनेटसिमली उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि इन्फाइनेटसिमली चेंज आएगा किसमें, न स्टेट में, स्मॉल चेंज इन द state, so that we can assume that the system exists in equilibrium, or you can say most probable state. Okay, तो अभी हमें एक अप्रोच यूज करना है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कॉमन अप्रोच टू थ्री स्टैटिस्टिक्स, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, इसको याद कर लो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग डब्ल्यू माइनस अल्फा डी एन माइनस बीटा डी यू इक्वल्स टू 0, है ना। और यहाँ पे एन आपका हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका क्या है, सिस्टम का नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। अगर एन आपका कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डीएन क्या होगा, 0 होगा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर हम डीएन का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, डी ऑफ लॉग डब्ल्यू माइनस बीटा डी यू इक्वल्स टू 0। एंड ऑल्सो आपको पता है बीटा एंड के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसके बीच में क्या रिलेशन है, बीटा इक्वल्स टू 1/kt के बराबर, बीटा इक्वल्स टू 1/kt के बराबर, है ना। तो बीटा की जगह पर आप लोग 1/kt पुट करोगे तो ये वाला इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अभी हमने आपको बताया कि डी यू डेल्टा क्यू के बराबर है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डी यू के जगह पर डेल्टा क्यू पुट करोगे, इसको रीअरेंज करके डी ऑफ लॉग डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई के टी, के को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, फिर डेरिवेटिव के अंदर इसको लेके जाओगे, एज इट इज़ अ कांस्टेंट तो हमें इसको अंदर ले जा सकते हैं। तो डी ऑफ के लॉग डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी, एंड इंस्टेड ऑफ दिस ब्रैकेटेड वाला पार्ट आपको एस डालना है, एस आपका हो गया एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो हमारे पास फाइनली क्या इक्वेशन निकल के आया, डी एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी, यहाँ पे डी एस हो गया आपका चेंज इन एंट्रोपी, एंड डेल्टा क्यू हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, एंड टी इज द टेम्परेचर। तो इसके बीच में ये रिलेशन है। सो दिस इक्वेशन गिव्स चेंज इन एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज सप्लाइड टू द सिस्टम। यहाँ पे हमने भी को भी कांस्टेंट रखा, एज वेल एज म्यू जो कि केमिकल डेंसिटी है उसको भी हमने कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो ये आपका था कि हमने जाना कि व्हाट इज एंट्रोपी एंड चेंज इन एंट्रोपी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास टेम्परेचर एंड डेल्टा क्यू स्मॉल चेंज इन हीट होगा। एंड यहाँ पे याद रखोगे कि ये जो डी एस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल चेंज इन हीट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का एक नेचर होता है, वो ऐड हो जाता है, एडिटिव इन नेचर वो होता है। तो इसको एलैबोरेटली डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।